नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम सितंबर 2022 के लिए पार्ट 5 है, 5वें नंबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यदि आप CPCT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर 2 प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। इन प्लेलिस्ट को देखकर, इनसे पढ़कर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चंस को तैयार कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है बाइनरी एडिशन का। बाइनरी एडिशन कंप्यूटर सिस्टम जो है वह केवल बाइनरी डिजिट पर वर्क करता है। बाइनरी डिजिट मतलब 0 एंड 1। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी एडिशन का काम किया जाता है, जो भी सब्ट्रैक्शन का काम किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया जाता है, वह सभी बाइनरी नंबर पर किया जाता है। हमें जो यह क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं और हमें दोनों को ऐड करके इसका आंसर, इसका रिजल्ट बताना है। यह बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको केवल कुछ रूल्स याद रखने हैं और आप किसी भी बाइनरी नंबर का एडिशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हमने यह कैसे पहचाना कि यह बाइनरी नंबर है? कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज किए जाते हैं। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 2। दूसरा होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 8। तीसरा होता है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 10। और लास्ट होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस होता है 16 है। तो कंप्यूटर सिस्टम यह 4 प्रकार के नंबर सिस्टम यूज करता है। हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें हमें 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं क्योंकि इन दोनों का बेस होता है 2। इन दोनों का बेस 2 दिया है, मतलब यह बाइनरी नंबर है। और बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल 2 ही डिजिट यूज की जाती हैं। एक डिजिट होती है 0, एक डिजिट होती है 1। अब हमें इन दोनों बाइनरी नंबर को ऐड करना है और हमें आंसर बताना है कि क्या होगा। जब भी आपको कोई बाइनरी एडिशन दिया जाता है तो आपको उसके लिए कुछ रूल्स याद रखने हैं और आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन के 4 नियम होते हैं। पहला नियम होता है जब हम 0 में 0 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर 0 प्राप्त होगा। 0 में 0 को ऐड करने पर आंसर 0 प्राप्त होगा। 0 में 1 को ऐड करने पर 1 आंसर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 1 में 0 को ऐड करने पर 1 आंसर प्राप्त होगा। यह 3 नियम, यह 3 रूल्स बिल्कुल बेसिक हैं, इजी हैं, जो कि आपने नॉर्मल मैथ में भी यूज करे हैं। लेकिन जो लास्ट रूल्स है इसको हमें ध्यान से समझना है। जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे, जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो हमें आंसर 0 प्राप्त होगा। 0 ध्यान रखें, 1 में 1 को ऐड करने पर बाइनरी एडिशन में हमें आंसर 0 प्राप्त होगा, प्लस हमें एक कैरी भी प्राप्त होगी, एक कैरी जो हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर देंगे। तो कोई भी बाइनरी एडिशन यदि हमें करना है तो हमें यह 4 नियम याद रखने हैं। 0 में 0 को ऐड करेंगे तो 0, 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1, 1 में 0 को ऐड करेंगे तो 1, और 1 में 1 को ऐड करने पर आंसर 0 आएगा, लेकिन एक कैरी भी आएगी जिसे हम आगे वाले नंबर के पास ट्रांसफर कर देंगे। इन रूल्स को हम पहले नॉर्मल नंबर पर एडिशन करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 2 3 में 1 9 को ऐड करना है। जिस प्रकार से हम नॉर्मल मैथमेटिकल एडिशन करते हैं उसी प्रकार से हम इसको समझने वाले हैं। जब हमने 23 में 19 को ऐड किया तो यहां पर 3 और 9 को ऐड करने पर होगा 12। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 2, और 1 जो हमारी कैरी आएगी वह हम आगे भेज देंगे। उस कैरी को यहां पर जोड़ दिया जाएगा तो 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4। मतलब जब हमने 3 और 9 को ऐड किया तो हमें एक बड़ा नंबर प्राप्त हुआ था, 10 से बड़ा, इसलिए हमने 2 को यहां लिखा और 1 को आगे भेज दिया। सेम यही रूल्स हमें यहां पर अप्लाई करना है। जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो आंसर तो 0 आएगा, और एक हमें क्या भी ले जानी है, कैरी, जो कि आगे वाले नंबर पर ट्रांसफर हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें यहां पर पहला नंबर दिया गया है 1 0 1 0, और इसमें हमें ऐड किसको करना है,
1 0 0 0 को हमने जो 4 नियम पढ़े हैं उन नियम को फॉलो करेंगे और इसको ऐड करेंगे। पहले हमें 0 में 0 ऐड करना है, तो 0 में 0 ऐड करने पर तो 0 ही प्राप्त होगा। फिर हमें 1 में 0 ऐड करना है, जब 1 में 0 ऐड होगा तो 1 प्राप्त होगा। फिर हमें 0 में 0 ऐड करना है तो 0 प्राप्त होगा। अब यहां पर हमें ध्यान से एडिशन करना है, क्योंकि 1 में 1 ऐड हो रहा है और जब 1 में 1 ऐड होगा तो आंसर आएगा 0 और एक कैरी आगे जाएगी। इस कैरी को भी हमें लिख देना है। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। आप देख सकते हैं बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना कितना आसान है, कितना इजी है। अब सीपीसीटी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं। यह बहुत ही बेसिक है, सिंपल है, हमें केवल नियम याद करना है और हम बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह हमारा आंसर आ गया, मतलब हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभी हमने आपको एक तरीका बताया जो कि बाइनरी एडिशन के रूल्स को फॉलो करते हुए हमने किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक और आसान या सरल तरीका यूज कर सकते हैं। आपको जो बाइनरी नंबर दिया गया है आप उसको लिखें। पहला बाइनरी नंबर है 1 0 1 0। इसमें 4 अंक हैं, तो आपको एक सीरीज याद करनी है, एक सीरीज यूज करनी है। 1 से सीरीज को चालू करें, 1 2 4 8। अभी 4 अंक हैं तो हमने सीरीज को 8 तक लिखा है। यदि 5 अंक होते तो हम 16 पर चले जाते, 6 अंक होते तो 32 पर चले जाते, इस सीरीज को बढ़ाते जाते। तो हमारा पहला बाइनरी नंबर था 1 0 1 0, इसके नीचे हमने अपनी सीरीज लिखी 8 4 2 1। इसी प्रकार से दूसरा नंबर क्या है हमारा, दूसरा नंबर है 1 0 0 0, इसके नीचे भी हम अपनी सीरीज को लिख लेते हैं 8 4 2 1। अब जहां जहां पर 1 है हमें उनको ऐड करना है, जहां पर 0 है उनको ऐड नहीं करना है। इस नंबर में देखें 1 केवल हमें कहां मिल रहा है, 8 के साथ। 1 केवल कहां मिल रहा है, 8 के साथ, मतलब यह बाइनरी में लिखा है 8। और जो हमारा दूसरा नंबर है इसमें हमें 1 कहां कहां मिल रहा है, 8 के साथ और 2 के साथ, तो यह बाइनरी में लिखा है 10। यह लिखा है बाइनरी में 10 और यह लिखा है बाइनरी में 8। जब आप 10 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 18। अब हमने यह बाइनरी में 18 लिख दिया है। 18 कैसे लिखा है, यह 1 2 4 8 16, उसी सीरीज को हमने आगे बढ़ा दिया। अब आप देख सकते 1 कहां कहां पर आया, 16 के नीचे 1 आया, 2 के नीचे 1 आया, और जब 16 और 2 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने बाइनरी एडिशन को सॉल्व करने की 2 ट्रिक आपको बताई। आपको जो भी ट्रिक इजी लगती है, आसान लगती है, छोटी लगती है, उसको यूज करके आप बाइनरी एडिशन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आपने देखा यह क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर के द्वारा निर्देशित मतलब पॉइंट आउट की गई एरर क्या कहलाती हैं या ब्लैंक कहलाती हैं। कंपाइलर के द्वारा निर्देशित या पॉइंट आउट की गई एरर ब्लैंक कहलाती हैं। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो हमें कोडिंग करनी होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज को, 0 1 को। हम यूज करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर समझता है लो लेवल लैंग्वेज। तो जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाया जाता है तो उसको लो लेवल में बदलने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज किया जाता है। जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वह हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, लेकिन कंपाइलर उस हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज में बदल देता है। जब इस प्रोग्राम में कोई एरर होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो कंपाइलर उन एरर को डिटेक्ट करता है, फाइंड करता है और हमारे सामने शो करता है। उन एरर को कहा जाता है सिंटैक्स एरर। कंपाइलर या इंटरप्रेटर जो एरर डिटेक्ट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, उन एरर को कहा जाता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स का मतलब है हम जिस प्रोग्रामिंग में
प्रोग्राम बना रहे हैं, जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम बना रहे हैं, यदि हम उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो एक एरर आएगी प्रोग्राम में। उस एरर को कहा जाएगा सिंटैक्स एरर। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के द्वारा जो एरर फाइंड की जाती हैं, पॉइंट आउट की जाती हैं, उन्हें कहा जाता है सिंटैक्स एरर। और सिंटैक्स एरर कब आती हैं? जब हम प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो किए बिना कोई प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर के बेसिक कीबोर्ड में ब्रेक की को ब्लैंक की के साथ शेयर किया जाता है। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। पर्सनल कंप्यूटर मतलब आपका कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर, जो एक यूजर का कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे हम शॉर्ट में पीसी भी कहते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के बेसिक कीबोर्ड में ब्रेक की को ब्लैंक की के साथ शेयर किया जाता है। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। कीबोर्ड में कई प्रकार की की होती हैं, तो एक की ऐसी होती है जिसके साथ ब्रेक वर्ड यूज होता है, ब्रेक की यूज होती है। आपने कीबोर्ड में कई प्रकार की कीज को देखा होगा, यूज किया होगा। हमसे यहां पर पूछा गया है कीबोर्ड में ऐसी कौन सी की होती है जिसके साथ ब्रेक की को शेयर किया जाता है, ब्रेक वर्ड लिखा होता है या ब्रेक वर्ड यूज किया जाता है। तो कीबोर्ड में एक की होती है जिसका नाम होता है पॉज ब्रेक। पॉज ब्रेक आपके कीबोर्ड में राइट साइड पर स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन और पॉज ब्रेक नाम की एक की होती है। तो पॉज की के साथ ब्रेक की को शेयर किया जाता है, मतलब वह की बन जाती है पॉज ब्रेक की। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। पॉज ब्रेक की हमारे कीबोर्ड में होती है, मतलब पॉज की के साथ ब्रेक की को शेयर किया जाता है। यह की किसी प्रोसेस को कुछ समय के लिए स्टॉप करने के लिए यूज की जाती है। यदि कोई प्रोसेस करंट टाइम पर चल रही है और हमें उसे कुछ देर के लिए रोकना है तो हम पॉज ब्रेक की का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ब्लैंक यूजर के द्वारा इनपुट की गई कमांड को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो यूनिक्स में कर्नेल के द्वारा समझी जाती हैं। यह क्वेश्चन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कई प्रकार की कमांड यूज की जाती हैं। हमसे यहां पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लैंक यूजर के द्वारा इनपुट की गई कमांड को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो यूनिक्स में कर्नेल के द्वारा समझी जाती है। यूजर कमांड जो रन करता है वह होती है हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन कंप्यूटर, ऑपरेटिंग सिस्टम या जो कर्नेल होता है वह उसको समझता है लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम लो लेवल लैंग्वेज पर वर्क करता है। तो यूनिक्स के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो यूजर के द्वारा दी गई इस हाई लेवल लैंग्वेज की कमांड को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है और उसके बाद यह कमांड कर्नेल के द्वारा समझी जाती है। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन पार्ट होता है, कोर पार्ट होता है, उसे कहा जाता है कर्नेल। कर्नेल कर्नेल यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी प्रकार के ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, मैनेज करता है, और जो भी यूजर कमांड रन करता है वह सभी कमांड सेल पर रन की जाती हैं। यूनिक्स और लाइनेक्स दोनों में ही जो भी हम कमांड रन करते हैं वह सभी सेल पर रन की जाती हैं। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर होता है जो यूजर से कमांड को एक्सेप्ट करता है और कर्नेल के पास ट्रांसफर करता है। मतलब सेल कमांड को रन करने के लिए और कमांड को इंटरप्रेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल। लाइनेक्स में और यूनिक्स में यूजर जो भी कमांड इनपुट करता है, रन करता है, वह सेल पर रन की जाती हैं। सेल कमांड को इंटरप्रिएट करता है और कर्नेल के पास ट्रांसफर कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के मॉनिटर का उपयोग पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में अधिक किया जाता है? किस प्रकार के मॉनिटर का उपयोग पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में अधिक किया जाता है? पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम मतलब एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकें, जैसे कि लैपटॉप,
मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो हमें यहां पर बताना है ऐसा कौन सा मॉनिटर का टाइप होता है जिसका यूज पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में अधिक किया जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर वह कहलाते हैं जिनको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। CRT यह एक लार्ज साइज का अधिक वेट वाला मॉनिटर होता है। CRT जिसमें पिक्चर ट्यूब का यूज किया जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। यह तो वेट में ज्यादा होता है, इसको हम आसानी से मूव नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले LCD LED यह फ्लैट पैनल डिस्प्ले होते हैं जिनका यूज पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। फ्लैट पैनल डिस्प्ले का यूज पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम में अधिक किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU, मदरबोर्ड, रैम कंप्यूटर सिस्टम के ब्लैंक कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब जो CPU है प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम कंप्यूटर सिस्टम के कैसे घटक होते हैं। कंपोनेंट्स का मतलब है घटक, कैसे पार्ट्स होते हैं। यहां पर आपको 2-3 क्वेश्चन तैयार करने हैं। CPU का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो CPU, मदरबोर्ड और रैम कंप्यूटर सिस्टम में अंदर लगे होते हैं, सिस्टम यूनिट के अंदर होते हैं। CPU का मतलब यहां पर प्रोसेसर है और जो बॉक्स होता है उसे सिस्टम यूनिट या कैबिनेट कहा जाता है। कैबिनेट के अंदर CPU लगा होता है, मदरबोर्ड लगी होती है, रैम लगी होती है, हार्ड डिस्क लगी होती है, पावर सप्लाई लगी होती है। तो कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी इंटरनल पार्ट होते हैं, इंटरनल पार्ट, आंतरिक घटक, वह सभी सिस्टम यूनिट के अंदर या कैबिनेट के अंदर होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं क्योंकि यह सभी कैबिनेट के अंदर, सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं। CPU, मदरबोर्ड, रैम कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन डिवाइस है। ब्लैंक एक सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन मतलब किसी सुरक्षा को पहचानना, और ऑथेंटिकेशन मतलब उसको प्रमाणित करना, उसको वेरीफाई करना। तो निम्न में से कौन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन करती है और ऑथेंटिकेशन करती है? जॉयस्टिक, लाइट पेन, बायोमेट्रिक डिवाइस या वीडियोमेट्रिक्स डिवाइस? तो आपने देखा होगा जो बायोमेट्रिक डिवाइस होती हैं, थंब एक्सप्रेशन को स्कैन करना, फेस डिटेक्शन करना, रेटिना को स्कैन करना, वह सभी बायोमेट्रिक डिवाइस कहलाती हैं जो किसी यूजर की आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन को चेक करती हैं। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। बायोमेट्रिक डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जो सिक्योरिटी का आइडेंटिफिकेशन करती है और ऑथेंटिकेशन करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, बायोमेट्रिक डिवाइस। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा पार्ट वीडियो, इमेज, टेक्स्ट या रिजल्ट को डिस्प्ले करता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर सिस्टम का ऐसा कौन सा भाग होता है जो हमें वीडियो, इमेज, टेक्स्ट, रिजल्ट का मतलब है आउटपुट दिखाता है, शो करता है? तो कंप्यूटर सिस्टम में आप जो भी वीडियो देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, टेक्स्ट देखते हैं या आपको कोई आउटपुट रिजल्ट दिया जाता है तो वह कहां शो होता है? मॉनिटर पर शो होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, मॉनिटर। मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होता है जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D। यहां पर आपको रैम का फुल फॉर्म याद करना है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म याद करना है रीड ओनली मेमोरी, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, मॉनिटर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर में LCD का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन है। कंप्यूटर मॉनिटर में LCD का फुल फॉर्म क्या होता है?
पहले हमें मॉनिटर को समझना होगा। मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस होती है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट मॉनिटर के कई टाइप होते हैं, जैसे कि CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर। मॉनिटर के कई टाइप होते हैं, तो हमसे यहां पर पूछा गया है LCD का फुल फॉर्म। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। तो मॉनिटर से संबंधित हमने 3-4 क्वेश्चन को तैयार किया। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, और मॉनिटर के 3 टाइप मेन होते हैं, CRT, LCD, LED। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक ऑक्टल नंबर दिया गया है और इसकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी हमें बताना है। यह कंप्यूटर नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। कंप्यूटर नंबर सिस्टम जो कि अब CPCT के एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुलाई में हुआ जो CPCT का एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन हर CPCT के पेपर में पूछे गए हैं कंप्यूटर नंबर सिस्टम के। अब CPCT के एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर नंबर सिस्टम के जरूर आते हैं। हमें यहां पर एक ऑक्टल नंबर सिस्टम दिया गया है जिसकी हमें बाइनरी वैल्यू बतानी है, मतलब हमें यह ऑक्टल नंबर सिस्टम बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलना है। हमसे ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में बदलते आना चाहिए, तो यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। यदि आपको कोई भी ऑक्टल नंबर दिया गया है और आपको उसको बाइनरी में बदलना है तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे 4 to 1, 4 to 1, और आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलने के लिए 4 to 1 सीरीज का यूज किया जाता है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। आपको अपने ऑक्टल नंबर को लिखना है। पहला ऑक्टल नंबर है 2, दूसरा है 5। इन दोनों नंबर पे आपको यह फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 4 to 1, 4 to 1। अब यह 2 बनाने के लिए आपको इन तीनों नंबर में से कौन कौन से नंबर यूज होंगे उनको 1 दे दीजिए, और जो नंबर यूज नहीं होंगे उनको 0 दे दीजिए। हमें 2 बनाना है, तो क्या 2 बनाने के लिए 4 की जरूरत है? 4 की जरूरत नहीं है तो हम 4 को 0 देंगे। 2 बनाने के लिए 2 की जरूरत है तो हम 1 देंगे। 1 की जरूरत नहीं है तो इसको 0 दे देंगे। यहां पर 5 बनाना है तो 5 कैसे बनेगा? 4 to 1 को मिलाकर 4 और 1 5 हो जाएगा, मतलब हमें 4 की जरूरत है और 1 की जरूरत है, 2 की जरूरत नहीं है। तो हम 4 को 1 देंगे, 2 को 0 देंगे, 1 को 1 देंगे। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यह हमारा आंसर होगा 0 1 0 1 0 1। यह हमारा बाइनरी आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी में बदलना कितना आसान है। हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। तो यदि आपको कोई भी ऑक्टल नंबर मिलता है उसको यदि बाइनरी में बदलना है तो आप एक फॉर्मूला यूज करेंगे 4 to 1। जिस नंबर की आपको जरूरत है 4 to 1 में से उसको 1 देंगे, जिसकी जरूरत नहीं है उसको 0 देंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक में मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं जो रिसोर्स और डेटा को शेयर करते हैं। ब्लैंक में मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, जो रिसोर्स मतलब संसाधन और डेटा को शेयर करते हैं। निम्न में से कौन ऐसा है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा जाता है, कनेक्ट किया जाता है और उसके बाद वह सभी रिसोर्स और डेटा को शेयर करते हैं? वह होता है नेटवर्क। एक कंप्यूटर नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं जो कि रिसोर्स और डेटा को शेयर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क। नेटवर्क में मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्ट होते हैं जो रिसोर्स और डेटा को शेयर करते हैं। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंडोज इंस्टॉल करते समय ब्लैंक फाइल फॉर्मेट का उपयोग इंस्टॉलर एक्सटेंशन के रूप में करता है। विंडोज इंस्टॉल करते समय ब्लैंक फाइल फॉर्मेट का उपयोग इंस्टॉलर एक्सटेंशन के रूप में करता है।
जब हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से एक्सटेंशन को इंस्टॉलर के रूप में यूज करता है। जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तो ऐसा कौन सा एक्सटेंशन होता है जो इंस्टॉलर फाइल का होता है। जब भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है तो हमें उसके इंस्टॉलर की सेटअप की आवश्यकता होती है। तो हमसे यहां पर पूछा गया है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते समय कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉलर फाइल के लिए यूज किया जाता है। विंडोज जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, इसका जो इंस्टॉलर एक्सटेंशन होता है वह होता है .msi। विंडोज को इंस्टॉल करते समय इंस्टॉलर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है .msi, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी .msi। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और सिंपल है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को बनाने की, उसको स्टोर करने की, मैनेज करने की, डेटाबेस पर कई प्रकार के ऑपरेशन परफॉर्म करने की सुविधा देता है, वह कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। जैसे कि एमएस एक्सेस, MySQL, ओरेकल, यह सभी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं। डीबीएमएस का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैंक टोपोलॉजी हब का उपयोग करती है। ब्लैंक टोपोलॉजी हब का उपयोग करती है। कंप्यूटर नेटवर्क का यह क्वेश्चन है। ब्लैंक टोपोलॉजी हब का उपयोग करती है। पहले तो हमें यह समझना होगा टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी, जब किसी नेटवर्क को बनाया जाता है तो उस नेटवर्क में कई प्रकार की डिवाइस, कई प्रकार के कंपोनेंट यूज होते हैं। उन सभी को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। एक नेटवर्क में यूज होने वाली डिवाइस और कंपोनेंट्स का प्रॉपर अरेंजमेंट टोपोलॉजी कहलाता है। एक नेटवर्क को बनाते समय सभी डिवाइसेस को प्रॉपरली अरेंज करने के लिए टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। टोपोलॉजी कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। हमसे यहां पर पूछा गया है ब्लैंक टोपोलॉजी हब का उपयोग करती है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल हब का उपयोग करती है। सेंट्रल हब का वह टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को कनेक्ट किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होता है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को, मल्टीपल नोड्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार टोपोलॉजी हब का उपयोग करती है। यह क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है कि कौन सी टोपोलॉजी सेंट्रल हब का उपयोग करती है, तो वह भी होगी हमारी स्टार टोपोलॉजी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस को दो भागों में किस प्रकार डिवाइड किया गया है। आईपी एड्रेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीपीसीटी के लिए, क्योंकि सीपीसीटी के पेपर में आईपी एड्रेस से संबंधित एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। आईपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रत्येक कंप्यूटर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। आईपी प्रोटोकॉल के, आईपी एड्रेस के दो वर्जन होते हैं। एक होता है आईपी वर्जन 4, एक होता है आईपी वर्जन 6। और आईपी एड्रेस की अभी तक 5 क्लास आ चुकी हैं, जो क्लास ए से लेकर क्लास ई तक हैं। आईपी एड्रेस से संबंधित आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करना है, क्योंकि आईपी एड्रेस से संबंधित एक दो क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। आईपी जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, यह प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस के दो वर्जन हैं, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6 और आईपी एड्रेस की 5 क्लास हैं, क्लास ए से लेकर क्लास ई तक।
जो आईपी एड्रेस होता है उसमें टोटल 4 पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से आईपी एड्रेस बना होता है जिसमें 4 पार्ट हमें दिखाई देते हैं। यहां पर डॉट से इन सभी पार्ट को सेपरेट किया जाता है, लेकिन हमसे पूछा गया है आईपी एड्रेस को 2 भागों में किस प्रकार डिवाइड किया गया है। यह जो आईपी एड्रेस होता है इसमें हमें देखने में तो 4 पार्ट समझ में आते हैं, लेकिन इस आईपी एड्रेस को लॉजिकली 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है नेटवर्क आईडी और एक होती है होस्ट आईडी। तो किसी भी आईपी एड्रेस को 2 भागों में बांटा गया है। एक पहला भाग कहलाता है नेटवर्क आईडी और दूसरा भाग कहलाता है होस्ट आईडी। तो आईपी एड्रेस को 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है भाग हमारा नेटवर्क आईडी का, दूसरा होता है होस्ट आईडी का। स्टार्टिंग के यह जो 2 पार्ट होते हैं यह कहलाती है नेटवर्क आईडी और यह बाद के जो 2 पार्ट होते हैं वह कहलाती है हमारी होस्ट आईडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। आईपी एड्रेस के 2 भाग होते हैं, नेटवर्क आईडी एंड होस्ट आईडी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन किस टैब में प्राप्त होता है? यहां पर आपको 3-4 क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। जब हम एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो आपने देखा होगा कुछ वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन शो होती है और कुछ वर्ड के नीचे ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन शो होती है। जिन शब्दों के नीचे, जिन वर्ड के नीचे रेड कलर की अंडरलाइन होती है वहां पर स्पेलिंग की मिस्टेक होती है और जिन वर्ड के नीचे ब्लू या ग्रीन कलर की अंडरलाइन होती है उनमें ग्रामर की मिस्टेक होती है। तो स्पेलिंग और ग्रामर को करेक्ट करने के लिए एमएस वर्ड एक फीचर प्रोवाइड करता है जिसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। स्पेलिंग एंड ग्रामर की शॉर्टकट की होती है F7 और यह ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। रिव्यू टैब में, एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? एमएस एक्सेल जो कि एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसपे टेबल को बनाया जाता है, कैलकुलेशन किया जाता है। एमएस एक्सेल में हमसे पूछा गया है रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? रेंज का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सेल्स। जब मल्टीपल सेल्स को एक साथ लिखा जाता है, एक साथ यूज किया जाता है तो उसे कहते हैं हम रेंज। एक्सेल की वर्कशीट में मल्टीपल सेल होते हैं, एक सेल का अपना यूनिक एड्रेस होता है, लेकिन जब मल्टीपल सेल को एक साथ यूज किया जाता है तो उसे कहा जाता है रेंज। और रेंज को एक्सेल में कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉलन से। आप इस प्रकार से रेंज को टाइप करते हैं A1:A10। हमने यहां पर A1 सेल से लेकर A10 तक के सेल को यूज किया है, बीच में हमने रेंज का सिंबल यूज किया है जो कि होता है कॉलन। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलन। एमएस एक्सेल में रेंज को कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट के संबंध में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईएसपी मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वह कंपनी जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं वह कहलाती हैं आईएसपी। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि यूजर को इंटरनेट की सर्विस कौन प्रदान करता है? वह होता है आईएसपी। वह कंपनियां जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करती हैं वह कहलाती हैं आईएसपी और आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित। क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। इंटरनेट पर डेटा को अपलोड करना, डाउनलोड करना, इंटरनेट क्लाउड का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि क्लाउड में ही सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन को
एक नेटवर्क के रूप में कनेक्ट करके स्टोर करके रखा गया है। इंटरनेट के माध्यम से हम जो भी सर्विस यूज करते हैं वह सभी क्लाउड की सर्विस होती हैं। मल्टीपल कंपनी क्लाउड प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, गूगल कंपनी, अमेजॉन कंपनी। तो हमें यहां पर बताना है कि निम्न में से कौन एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। निम्न में से कौन एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है। यहां पर विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडेम एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब हमारा ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी, AWS। AWS एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है अमेजॉन वेब सर्विसेज। अमेजॉन वेब सर्विसेज अमेजॉन कंपनी के द्वारा बनाया गया एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है AWS, अमेजॉन वेब सर्विसेज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, AWS, जो कि अमेजॉन कंपनी का क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से। पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू क्या होता है। पावर पॉइंट जो कि एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं। एक प्रेजेंटेशन के अंदर मल्टीपल स्लाइड्स को यूज किया जाता है। स्लाइड्स को पावर पॉइंट में यूज होने वाले पेज को स्लाइड कहा जाता है। पावर पॉइंट स्लाइड को शो करने के लिए, स्लाइड को दिखाने के लिए अलग अलग प्रकार के व्यू प्रोवाइड करता है। हमें यहां पर बताना है जब हम पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो अपने आप मतलब डिफॉल्ट कौन सा व्यू हमें प्राप्त होता है। पावर पॉइंट में जब हम कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। पावर पॉइंट को ओपन करने पर जो डिफॉल्ट व्यू हमें मिलता है वह कहलाता है नॉर्मल व्यू, जिसमें हम प्रेजेंटेशन को डिजाइन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू होता है नॉर्मल व्यू। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा है। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो हमें 2-3 क्वेश्चन और भी वहां पर तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।